आज हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श विधि के कुछ प्रकार। इससे पहले की वीडियो में हमने जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में विस्तार से पढ़ा था। प्रतिदर्श विधि का दूसरा प्रकार है सविचार प्रतिदर्श। सविचार प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छानुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों को चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए, सूचना प्राप्त करने वाला समूह में से अपनी इच्छानुसार सैंपल के रूप में कुछ इकाइयों को चुन लेता है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना हो तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को उसमें शामिल अवश्य किया जाएगा। इसी तरह से एक टीचर के द्वारा 50 बच्चों की कक्षा में से यदि 5 विद्यार्थियों का चयन करना है तो वह 5 कार्य करने वाले विद्यार्थियों को उसमें अवश्य ही शामिल करेगा। इस विधि के गुण है कि ये कम खर्चीली है और सरल है। देखिए, अपने विचार से प्रतिदर्श को चुनना बहुत ही सरल हो जाता है और ये विधि ऐसे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी होती है जहां कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। इस विधि में पक्षपात की अधिक संभावना हो जाती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने विचार से अपनी पसंद की इकाइयों को चुन सकता है। नेक्स्ट है स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श विधि, इसके अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि के द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया जाता है जो उसी भाग का प्रतिनिधित्व करते हों। स्तरित विधि को मिश्रित विधि भी कहा जाता है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 10वीं कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 विद्यार्थियों के पास मैथ था और 20 के पास आर्ट के रूप में होम साइंस थी। तो 11th में कॉमर्स और आर्ट में विभाजन किया जाना है तो टीचर के द्वारा सविचार विधि से चयन कर लिया जाता है और यदि उन्हीं 50 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों को चुना जाना है तो टीचर के द्वारा यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के द्वारा उनको चुन लिया जाता है। तो इस तरह से इस विधि को मिश्रित विधि भी कहा जाता है। इस विधि के गुण है कि यह विधि अर्थपूर्ण परिणाम देती है क्योंकि दोनों विधियों के द्वारा सविचार प्रतिदर्श और यादृच्छिक प्रतिदर्श के द्वारा चयन किया जाता है। और अवगुण है कि इस विधि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह विधि तभी अपनाई जा सकती है जब समग्र और उसके विभिन्न भागों की जानकारी उपलब्ध हो। यदि जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है तो स्तरित विधि के द्वारा सैंपल नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। देखिए, प्रतिदर्श की इस विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णनात्मक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है, अरेंज कर लिया जाता है और इसमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि के द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है, सैंपल ले लिया जाता है। यह विधि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का ही एक रूप है। जैसे मान लो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो उनको संख्यात्मक आधार पर क्रम दे दिया जाता है और प्रत्येक यदि 5 विद्यार्थियों का चयन करना है तो प्रत्येक 10वें, 20वें
30वें, 40वें और 50वें विद्यार्थियों को सैंपल के रूप में लिया जा सकता है। इस विधि के गुण है कि ये सरल प्रणाली है और इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है, क्योंकि एक सिस्टम से अरेंज करके सैंपल लिए जाते हैं। इस विधि का अवगुण है कि इसमें प्रत्येक इकाई का चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता है। जो इकाई चयन से बाहर रह जाती है उसको चयन का अवसर प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श की विधि, कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श। देखिए, प्रतिदर्श की अभ्यंश विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और इन भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। इसके गणकों को, जो सूचक होते हैं, सूचना एकत्रित करने वाले, उनको बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाइयां चुननी है और इस तरह से प्रतिदर्श की इकाइयों का अभ्यंश या कोटा निश्चित कर लिया जाता है। कोटा निश्चित करने के बाद गणक को यह अधिकार होता है सूचना एकत्रित करने वाले को कि प्रत्येक भाग में से निर्धारित कोटे के बराबर इकाइयों का चुनाव वो स्वयं कर सके। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों की प्रतियोगिता करवानी है, तो इसके लिए प्राइमरी विंग, मिडल विंग और हाई विंग तीनों से विद्यार्थियों के चयन के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। प्राइमरी विंग से 30% स्टूडेंट्स, मिडल विंग से 30% स्टूडेंट्स और हाई विंग से 40% स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन अनिवार्य है, उनका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। तो इस विधि के द्वारा सैंपल प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के गुण, यह विधि कम खर्चीली है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है। इस विधि के अवगुण में पक्षपात की संभावना अधिक होती है और निष्कर्ष की विश्वसनीयता की जांच भी कम संभावित होती है। नेक्स्ट है सुविधानुसार प्रतिदर्श। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है, उसको इजी लगता है, उसी के अनुसार प्रतिदर्श का सैंपल का चुनाव करना है। जैसे अनुसंधानकर्ता कॉलेज की एक प्रोस्पेक्टस में प्राध्यापकों की सूची को देखकर सैंपल का चुनाव कर लेता है, प्रतिदर्श का चुनाव, और उन चुने हुए प्राध्यापकों में से ही संपर्क स्थापित कर लेता है। यह विधि कम खर्चीली है और सरल है क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करता है। देखिए, अवगुण में यह विधि अवैज्ञानिक है, अविश्वसनीय है, क्योंकि सैंपल को प्राप्त करने का कोई वैज्ञानिक या विश्वसनीय आधार नहीं है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जनगणना और प्रतिदर्श विधि में तुलना, कंपैरिजन। तो दोनों विधियों में कंपैरिजन का पहला पॉइंट है क्षेत्र। जनगणना विधि में किसी समूह की सभी मदों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है, जबकि प्रतिदर्श विधि में उस समूह में से केवल कुछ मदों को, जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके संबंध में ही सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा पॉइंट है उपयुक्तता। जनगणना विधि उन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त रहती है जहां क्षेत्र सीमित है,
क्योंकि समग्र की सभी इकाइयों के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है, जबकि प्रतिदर्श विधि अनुसंधान के बड़े क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें केवल कुछ सैंपल की जानकारी प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धता। जनगणना विधि के द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है, जो सूचना प्राप्त की जाती है, वह प्रतिदर्श विधि की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है और अधिक शुद्ध होती है, क्योंकि जनगणना विधि में प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जाती है। फोर्थ पॉइंट है लागत। जनगणना विधि की तुलना में प्रतिदर्श विधि में धन और श्रम कम लगता है, क्योंकि प्रतिदर्श विधि में समग्र की कुछ ही इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट है समय। जनगणना विधि में प्रतिदर्श की तुलना में समय अधिक लगता है और निष्कर्ष निकालने में भी काफ़ी विलंब हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई के बारे में जब सूचना प्राप्त करनी होती है तो उसमें समय लगना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है पक्षपात। जनगणना विधि में प्रतिदर्श विधि की तुलना में पक्षपात की संभावना कम होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को पता है कि उसे समूह की या समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो पक्षपात की कम संभावना होती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।